सौम्या श्रीवास्तव, वेलकम बैक टू अ चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। आज इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लेबर लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, लेबर लॉ का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। लेबर लॉ अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जितने भी लीगल एग्जाम्स होते हैं सब में लेबर लॉ की जो इम्पोर्टेंस होती है वो ज्यादा होती है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम देखें किसी भी एंट्रेंस में, अगर हम देखें आप किसी भी पीजी एंट्रेंस को देखोगे तो जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देख लो, चाहे किसी भी, लेबर लॉ वहां पूछता ही पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। रिसेंटली अगर आपने ईपीएफओ का भी फॉर्म डाला है तो उसमें भी लेबर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो आज उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम समझेंगे कि क्या रहा है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए लेबर लॉ का। कैसे लेबर लॉ ओरिजिनेट हुआ, कैसे धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ, जो कि आज हमारे यहाँ एक्ट है लेबर लॉ। बहुत सारे जैसे कि पहले क्या था कि बहुत सारे लेबर लॉ के एक्ट थे, बट उसको कंपाइलेशन कर दिया गया है। तो ठीक है, तो सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या रहा है डेवलपमेंट, कैसे हुई है लेबर लॉ की, और ओरिजिन कैसे था। ठीक है, तो चलते हैं हम उस एरा में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब होता है जब जब हमारे कंट्री में, या कह सकते हैं उस टाइम की बात है जब इंडस्ट्री जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति। जैसे बहुत सारी रिवोल्यूशन हुई थी तब हमारे मतलब कंट्री में कुछ चीजें हुई थी। रिवॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले ये समझते कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति लाना। क्रांति का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कि मान लीजिए हमारी कंट्री में कुछ चीजें जैसे चलती आ रही है, हमारे कंट्री के लोगों को उसको पसंद नहीं है, तो उसको एक तरह से रिबील करेंगे। रिबीलियन क्या होते हैं? जो अपोज्ड रहते हैं, अपोज्ड वर्जन ऑफ पीपल। तो हम किसी चीज को लेके अपोज कर रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर टेकिंग सर्टेन एक्शन अबाउट द पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो हम किसी चीज को लेके हम रिबील कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें, देखिए, प्रोटेस्ट और रिवोल्यूशन बहुत डिफरेंट चीज होती है। प्रोटेस्ट हम किसी चीज के लिए करते हैं, उसका आउटकम आए या ना आए वो जरूरी नहीं है, बट इन रिवोल्यूशन वी हैव टू समथिंग गेट सम आउटपुट। जैसे कि बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुए थे, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुए थे। तो ये सब क्या चीज होती है? क्रांति लाना होता है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन का सब आउटपुट इज देयर। ठीक है, तो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिफोर 18th सेंचुरी, इसका मतलब ही है कि जब आपसे कोई भी बोलेगा बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका मतलब बिफोर 18th सेंचुरी। ठीक है, उस टाइम में क्या था कि मोस्टली जो वर्कर होते थे, दे आर इंडल्ज इन फार्म्स, फैमिली। ठीक है, फार्म खेती करते थे, फैमिली शॉप्स होते थे, स्मॉल बिजनेसेस आर देयर। इसको समझते हैं कि लेबर लॉ से कैसे हम पढ़ रहे हैं लेबर लॉ। तो लेबर लॉ का मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय की, मोस्टली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। ठीक है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो लेबर लॉ जो जिसकी बात करता है वो बात करता है टर्म्स एंड कंडीशंस, रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, तो लेबर लॉ क्या है? लेबर लॉ एक तरह का लॉ हम चाहते हैं अपने कंट्री में बनाने का, जो कि फोकस करे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पे। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और एम्प्लॉयर वो होता है जो एम्प्लॉय को रेगुलेट करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। तो होता क्या था कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसी चीजें नहीं थी जहां इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्रीज हो, कुछ ऐसी चीज जहां पे वर्कर और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो, ऐसी कुछ चीजें नहीं थी। मोस्टली क्या होता था, पीपल आर इंगेजिंग एज अ वर्कर। हम जैसे कि वो नहीं था, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो क्या होगा, खेत होगा, खलिहान होगा, वहां पे लोग काम करते थे। तो वहां पे वर्कर जैसी चीजों को ट्रीट किया जाता था। इवन द एम्प्लॉय, जो रिलेशन एम्प्लॉय वर्ड और एम्प्लॉयर वर्ड है ना,
ये भी एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पे, ठीक है, एक तरह से अगर हम देखें तो। क्योंकि आज की डेट में हम कहते हैं कि आई एम एम्प्लॉय इन दैट दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कहते हैं ये चीज कि हम एक एम्प्लॉय है, लेकिन उस टाइम पे हम वहाँ काम करते हैं, हम वहाँ खेती करते हैं। तो वो सब चीजें सिनेरियो थी। तो बिफोर अगर हम देखें तो ऐसी कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। वर्कर और ओनर न्यू न्यू ईच अदर पर्सनली। जैसे हमें पता है कि एक जैसे हमारे जगह पे खेत है, तो वहां पे जो बड़े लोग होते थे उनके पास बहुत सारे खेत खेत होती थी, प्रॉपर्टी होती थी। प्रॉपर्टी के लोगों का स्टेटस जो होता था प्रॉपर्टी के वजह से जाना जाता था। उसके बाद चीजें जब, तो वहां पे जब लोग काम करते थे तो वहां पे पर्सनली एक दूसरे को लोग जानते थे, तो वहां पे कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहां पे चीजें एक्सप्लॉइटेशन कम होती थी। अगर आप जब अपना आंसर लिखोगे तो लिखोगे कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्कर या एम्प्लॉय बहुत कम एक्सप्लॉइट होते थे। वहां पे उस समय ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी जहां हम लेबर लॉ के लिए हम प्रोटेस्ट करें अपने कंट्री में कि नहीं हमें एक लेबर कोड चाहिए जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को, जो कि एक बैलेंस बना के रखे, ठीक है। देर वॉज ए नो फिक्स्ड लॉ एट दैट टाइम, वहां पे कोई लॉ नहीं था। वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलती थी, बार्टर सिस्टम जैसी चीजें थी। पैसे भी लोगों को देने नहीं पड़ते थे। होता क्या था कि तुम हमारे खेती करोगे, जोतोगे, बोगे, तो उसके बदले में हम आपको अनाज देंगे। तो आप खुद सोचिए कि वहां पे एक्सप्लॉइटेशन होने का बहुत कम चांसेस है। अब हम उसके आगे आते हैं। एक एग्जांपल आप देखो, a farmer working his landlord field had to follow what the landlord say. If he worked more hours to got less money, there was no law to protect him. अगर लैंडलॉर्ड मान लो आपको उसको कम अनाज दिया या कम पैसे दिया, तो वहां पे कोई लॉ नहीं था कि वहां पे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। बट जब आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में, देखिए 1760 में, ठीक है, with the invention of a machine and factories started growing. वहां पे जब आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्री सेटअप हुई, फैक्ट्रीज आई। तो वहां पे क्या था, वहां पे मान लीजिए कि इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आई, तो उस इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज चलाने के लिए फैक्ट्री नीड एम्प्लॉय, वहां पे फैक्ट्रीज को चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो वहां पे हम इंगेज होने लगे, मतलब कि हम शिफ्ट हो गए इंडस्ट्रियलाइजेशन में। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम, इसी फेज को हम कहते हैं एग्रेरियन टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसी टर्म को हम एक सेंटेंस देते हैं, वी आर शिफ्टेड टू द एग्रेरियन सोसाइटी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मतलब एग्रेरियन कॉन्सेप्ट जहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर चीजों से हम एम्प्लॉय होते थे, वहां होते थे। अब हम कहाँ शिफ्ट हो गए, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये सेंटेंस आप लिखिएगा अपने एग्जाम में कि हाउ वी शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इन्वेंशन हुई मशीन्स की, फैक्ट्रीज की वहां हुई, तो वहां पे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ी और वहां लोग जाने लगे। तो उस एट दैट टाइम भी हमारे पास कोई लॉज नहीं था, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थी कि हाँ इस साल के इस इतने कम उम्र के बच्चे जो हैं काम नहीं कर सकते, इतने इतने तक आपको आर्ट्स में काम करना पड़ेगा, ठीक है। वेजेस भी थी बहुत लो थी, हम अपने विंस एंड फैंसीज पे चलते थे। वो उस टाइम पे कोई लॉस नहीं था। तो आप खुद सोचो कि कोई अपना क्यों लॉस करेगा, पहले वो काम अच्छे से कराएगा, उसको जितना उससे प्रॉफिट होगा वो अपने हिसाब से उसको लॉस देगा। आज क्या है कि आज कोई कंपनी सेटअप होती है तो आपको जितना प्रॉफिट होता है वो होता है, ठीक है। बट आप तो उसी के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते हो ना कि नहीं, अगर इतना प्रॉफिट होना चाहिए तो ही हम इसमें पैसा लगाएंगे, नहीं होता तो आपको कभी कभी कंपनी कंपनसेट भी करती किसी चीजों के लिए, ठीक है। बट वहां पे कोई लॉ नहीं था। वहां पे जो एम्प्लॉयर थे वो अपने विंस ऑन फैंसीज पे रखते थे कि इतना ही देना है, अगर देने की बात नहीं भी बनी तो हम इससे कम भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें थी। तो वहां पे पहली चीज की एक और चीजें थी कि जब हमारा इंडस्ट्रीज बना तो वहां पे वेजेस की तो दिक्कत होती थी, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स नहीं था। आज ऐसा होता है कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो आप उसमें देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ
एसोसिएशन होता है कि कंपनी कैसे चलती है, कंपनी की सेफ्टी मेजर्स क्या है, हर चीज बनता है, तभी रेटिफाई होता है, तभी हमको एक कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन मिलता है। बट उस टाइम पे ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां पे कोई सेफ्टी मेजर नहीं था, कोई लॉस नहीं था कि कैसे कोई कंपनी कोई मशीन कैसे चलेगी। ठीक है, तो वहां पे शुरुआत हुई, एक वहां पे एक असली जो शुरुआत हुई, वहां से लोगों के मन में पहल उठी कि नहीं यार, यहाँ काम करने से हमें दिक्कत हो रही है, हमें यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स नहीं। तो उसके बाद हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट डेट्स पे, जो इंग्लैंड में हम देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट इज अ मेजर पॉइंट। ठीक है, 1802 में देखिए, हेल्थ एंड मोरल्स ऑफ अप्रेंटिस एक्ट। ठीक है, अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस एडहॉक पे जो लोग काम करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड अप्रेंटिस। ठीक है, तो अप्रेंटिस एडहॉक पे हम किसी चीज को रखते हैं, मतलब हम परमानेंट नहीं रख सकते। अप्रेंटिस आजकल आपने टर्म सुना होगा, अप्रेंटिस पे हमने रखा है। तो अप्रेंटिस का मतलब ही होता है, एज अ नेम सजेस्ट, कि इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर। ठीक है, वो फिक्स उसका टाइम नहीं होता है, जितने टाइम के लिए हम रखे हैं उतने टाइम के लिए, और समटाइम्स बहुत लो वेजेस भी इनको मिलते हैं अभी के सिनेरियो में। तो पहला जो हमारा एक हुआ था, एक लॉ बना था, दैट इज हेल्थ एंड मोरल ऑफ अप्रेंटिस एक्ट। ठीक है, आप ये सारी चीजें मेंशन करना है कि अप्रेंटिस एक्ट क्या है। ठीक है, तो वहां पे पहली बार सेट किया गया था कि हम वर्कर जो रहेंगे रखेंगे, वो हम चिल्ड्रंस को नहीं रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ए फैक्ट्री वर्क, दे सेड दैट द चिल्ड्रन मस्ट बी नॉट ओवरवर्क। ठीक है, ओवरवर्क नहीं कराएंगे चिल्ड्रंस के लिए। एज हम जानते हैं कि आजकल क्या है कि आज के समय में चिल्ड्रंस आर टू बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, प्रोहिबिटेड है, जो मेजर नहीं है वो नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, तो उस टाइम पे पहली बार एक चिल्ड्रन भी तो वहां का एम्प्लॉय हुआ, तो वहां से स्टार्ट हुआ जहां पे चिल्ड्रंस के लिए हुई कि हम ओवरवर्क नहीं कराएंगे। ठीक है, उसके बाद 1833 में बैन कर दिया कि बिलो चिल्ड्रन बिलो 9 years फ्रॉम द वर्किंग, वहां पे बैन कर दिया। तो दैट इज अ स्टार्टिंग फॉर व्हाट, लेबर लॉ की हम स्टार्ट करें। लेबर लॉ किसकी बात कर रहा है? लेबर लॉ पर्टिकुलरली बात करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो उसी चीज की यहाँ से शुरुआत हुई, जहां पे हम इंग्लैंड में देखें कि वहां पे हुआ कि जो एम्प्लॉय एज अ चिल्ड्रन है, उसको हम ओवरवर्क नहीं करेंगे। उसके बाद 1833 में फैक्ट्री एक्ट पास हुआ, जहां पे टोटली चिल्ड्रन को बैंड कर दिया, क्योंकि चिल्ड्रन भी तो एक एज ए एम्प्लॉय आएगा। ठीक है, वर्किंग आवर फॉर द चिल्ड्रन 9 to 13 years आर वेर लिमिटेड टू 9 hours डे। ठीक है, यहाँ पे बिलो 9 years फ्रॉम अ वर्किंग, फिर वर्किंग आवर ऑफ चिल्ड्रन 9 to 13 years वेर लिमिटेड। अगर वो, पहली बात तो आप चिल्ड्रन में तो वो भी आए ना 7 साल तक, 8 साल तक जो अभी आते हैं, जिनको कभी कभी हम देखते हैं कि किसी कहीं पे बच्चे जो होते हैं ईटा ढोते, ईटा मान लीजिए ईटे की चिमनी है, वहां पे बच्चे देखोगे ईटा एक दूसरे से जगह एक जगह रखते हैं। तो पहले ये फैक्ट्रीज एक्ट ने तो सेट कर दिया कि 8 साल तक बच्चे या, ठीक है, तो 7 साल तक के बच्चे को भी वहां बैन कर दिया, और जो 9 से 13 साल के बच्चे रहेंगे उनके लिए लिमिटेड कर दिया कि 9 hours तक ही वो काम कर सकते हैं। फिर 1847 में 10 hours एक्ट पास हुई, जहां पे विमेन और चिल्ड्रन कुड वर्क ओनली फॉर ए 10 hours अ डे। तो ये सब क्या स्टार्टिंग है, जहां पे ओरिजिन हो रही है, जहां पे लेबर्स के लिए लॉ बन रहा है, जहां उनकी राइट्स के लिए बात हो रही है। ठीक है, फिर एग्जांपल देखिए, बिफोर 1833 इवन ए 8 year old चाइल्ड कुड वर्क इन अ टेक्सटाइल मिल्स फॉर ए 15 hours। किसी किसी के जो होते हैं कि किसी किसी के पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे को भी काम कराया जाता था, बच्चे करते थे। तो ये सारी चीजें क्या हुई, बंद हो गई। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिगिनिंग ऑफ अ लेबर लॉ इन इंडिया इन अ कॉलोनियल पीरियड। अब हम देखते हैं कि बिगिनिंग कैसे हुई थी। ठीक है, when the British industries came to the India, they needed a cheap labor and workers in a cotton mills, jute factories. As we know that the English person were come in our country for what? For establishing our businesses. जैसे कि फैक्ट्रीज उन्होंने सेटअप किया, आपको पता है कौन कौन सी फैक्ट्री सेटअप हुए थे। ठीक है, तो आपको ये सबको पता है, तो फर्स्ट फैक्ट्री कब सेटअप हुई थी, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कि कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, तो वेयर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज कम टू इंडिया, दे नीडेड अ चीप लेबर, उनको चीप लेबर चाहिए था। ठीक है,
वो चाहते थे कि अपना बिजनेस को हम स्प्रेड कर सके और हम चीप लेबर में हम अपने बिजनेस को फैला सकें। हर जब भी होता है ऐसा तो लोग सोचते हैं कि हम कम पैसा लगा के हम बड़ी चीजें एक्सपेंड करें। तो उनका भी यही थिंकिंग था। अपने फैक्ट्रीज को वो एक्सपेंड किए जा रहे थे, बट चीप लेबर था, उनका जो वेजेस थे बहुत कम थे, ठीक है। तो सारी चीजों को वो एक्सप्लॉइट किए, ठीक है, बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। फिर क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं पॉइंटर्स दे रही हूँ, आप उसको एक्सपेंड करके लिखना कि कहाँ सेटअप हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों किया था, ठीक है। उसके बाद आया फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, अ प्रॉपर लॉ, लेबर लॉ इन इंडिया। बैंड कर दिया चिल्ड्रन को बिलो 7 years फ्रॉम वर्किंग, लिमिटेड चिल्ड्रन वर्किंग आवर्स 9 to 9 hours अ डे, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद आया फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट, रेज्ड क्या उस एक मिनट, यहाँ पे जो आया ना, रेज्ड मिनिमम एज फॉर वर्क टू 9 years। आप वहां पे क्या था कि जो 9 साल के बच्चे तक को हम काम करा रहे थे, तो उनको बहुत कम वेजेस मिल रहे थे। तो आप किसी बच्चे को 14-14 घंटा काम करा रहे हो, बट आप उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे हो, मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो वहां पे बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई। उसके बाद फैक्ट्रीज अमेंडमेंट आया, मैं वहां पे, यहाँ पे ये सिचुएशन आया कि जो बच्चे हैं ना, कम से कम मिनिमम एज जो उनकी होनी चाहिए 9 साल होना चाहिए। आप 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को काम नहीं करा सकते। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस 1891 में फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें एक मिनिमम एज रखा गया 9 साल के बच्चे का, ठीक है। फिर 1923 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया। इफ अ वर्कर वाज इंजर्ड और डाइड एट द वर्कर हैड टू गिव अ कंपनसेशन ऑफ मनी। कोई भी ऐसा आप लेबर लॉ में पढ़ोगे कि डिसेबलमेंट है, पार्शियल डिसेब, ये सब जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैं पढ़ाऊंगी आगे। क्या है ना कि जब भी आप किसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, ठीक है, तो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो तो आपको एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपके एक लीगल हेयर्स होंगे पीछे, जो अगर आप काम कर रहे हो किसी फैक्ट्रीज में, आपकी डेथ हो जाती है, तो उस रिप्रेजेंटेटिव को, उस हेयर्स को कुछ तो मिलना चाहिए, कंपनसेशन कुछ तो मिलना चाहिए। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ड्यू टू द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको वहां चोट लग जाती है, इंजर्ड हो, तो आपको कंपनसेशन उस चीज की मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे बात उठी, ठीक है। तो आप सारी चीजें पॉइंटर्स बना के लिखोगे कि नहीं, मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखी हूँ, बट यू हैव टू एक्सपेंड इट, ठीक है। 1999 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आया एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप, जहां पे इंटरनेशनली हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किए। वहां इसलिए फॉर्म किया गया ताकि लेबर के लिए बात हो सके, हमारे कंट्री में या कि एम्प्लॉय के लिए बात हो सके। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिस पे लेबर पे बात की है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आया, रूल्स मेड अबाउट द स्ट्राइक्स, लॉकआउट, ले ऑफ एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये सारी चीजों की बात की कि स्ट्राइक हम कब कर सकते हैं, लॉकआउट कब कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट्रीज को ले ऑफ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स होंगे, ये सारी चीजें 1947 में आई। 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट आया, जहां पे हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर की बात की वर्कर की, 1948 में। ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ सेफ्टी है कि नहीं, वहाँ हेल्थ है कि नहीं, वेलफेयर फॉर वर्कर है। वेलफेयर कैसे कि अगर हम मर जाते हैं तो हमारे क्या रिप्रेजेंटेटिव को, हमारे हेयर्स को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। ये सारी चीजें कब हुई, 1948 में, जब फैक्ट्रीज एक्ट आई। तो ये सारी चीजें आप छोटा छोटा लिख सकते हो। फिर अब हम आते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि इंडिया वांट अ सोशल जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव आल्सो प्रोटेक्शन फॉर वर्कर। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो एज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इतनी चीजें बात करती है जहां पे हर एक इंसान की प्रोटेक्शन हो सके। तो एम्प्लॉय भी क्या है, एक इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री है, तो उसके भी राइट, जैसे ऑल आर्टिकल 14, ऑल वर्कर आर इक्वल बिफोर लॉ। हर एक वर्कर जो है लॉ के सामने बराबर है।
ठीक है। वर्कर कैन बी यूनिफॉर्म आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू लाइफ, राइट टू लिवलीहुड, सारी चीजें क्या हुई आफ्टर इंडिपेंडेंट एज खुद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन है। डीपीएसपी में हुआ डायरेक्टिव, ये सब चीजें क्या थी, ओरिजिन और डेवलपमेंट थी जहां पे शुरुआत हुई। ठीक है। उसके बाद हम देखें इंपॉर्टेंट लेबर लॉ 1948 में, 1958 में, 1970 में, ये सारी चीजें क्या हुई आई। ठीक है। आप देख सकते हो कि मॉडर्न लॉज जैसे क्या थे, बिफोर 1948 वर्क कुड बी पेड जस्ट फॉर टू मिनिमम वेजेस एक्ट, गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेजेस, स्टॉप और एक्सप्लॉयटेशन, बहुत कम वेतन दिया जाता था किसी भी काम का। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक्सप्लॉइट हो रही, ये सब चीजें यहाँ से शुरुआत हुई। फिर टू मेक अ थिंग सिंपल, गवर्नमेंट कंबाइन 29 लेबर, अब क्या है कि सारे 29 लेबर्स को कंबाइन करके एक लेबर कोड्स बना दिया गया, लेबर कोड्स इन 2020। ये सारी कोड ऑन वेजेस 2019 को, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, सारी चीजों को क्या हुआ, ये सारे जो नाइन्स है ना, सारी चीजों को कंबाइन करके एक बना दिया गया। तो ये रहा आपका ओरिजिन और डेवलपमेंट की कहाँ से लेबर लॉ की शुरुआत हुई। ठीक है। तो ये सारी चीजें खत्म हुई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका क्या था, जैसे कि हायर एंड फायर का कॉन्सेप्ट क्या है, लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। ये सारी चीजें मैं कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।